गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। देखिए मेरे भाई, ये चैप्टर मैंने तुम्हें पूरा का पूरा नोट्स बनवा दिए हैं, ठीक है। आज हम इसकी क्या करेंगे, बुक की रीडिंग करेंगे, मतलब बुक में मतलब बुक को पढ़ेंगे कि कोई चीज हमसे रह तो नहीं गई। अगर रह गई है तो हम इसको कवर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो सभी बता देंगे एक बार कैसे हैं, सभी अच्छे हैं, जैसे भी है मुझे बता देंगे एक बार। बाल गुरुजी कभी कभी तो कैसे लगते हैं बाल, कभी कभी कैसे लगते हैं। तुझे बालों से क्या मतलब है, नालायक। चल इस पे काम कर, बताओ। ठीक है मेरे भाई, स्टार्ट करें मेरे भाई आज की क्लास, बताएंगे एक बार सभी, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो कोई चीज की दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आई थी तो आप कमेंट करेंगे मेरे भाई कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई, तो मैं उसको दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसको दोबारा समझा दूंगा, मतलब ठीक है ना। चलो देखो पार्ट 7 चल रहा था, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। चलो चैप्टर हमने पढ़ लिया है वैसे तो पूरा, लेकिन अब हम किताब की रीडिंग लगा रहे हैं ताकि इसमें से कोई चीज हो जो हमारे अगर मान लो हमने से छूट गई हो तो हम उसको यहां पर पढ़ ले, ठीक है। चलो जीवों की जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जीव जनन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं मेरे भाई, बताओ। जीव जनन क्यों करते हैं, मैंने बताया था कि जनन क्यों आवश्यक है, बताओ क्यों आवश्यक है, बताओ। तो ये तुम्हें मैंने लिखवाया था, बताओ लिखवाया था नहीं लिखवाया था, क्यों लिखवाया था, बताओ लिखवाया था नहीं लिखवाया था कि जीव जनन क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता पड़ गई, ठीक है ना। तो तुम बोलोगे हाँ सर आपने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, अब समझेंगे। वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे, ऐसा क्यों करते हैं जीव। अगर मान लो मेरे भाई ये जीव जनन क्यों कर रहे हैं, भाई खाने पीने की चीजें तो है नहीं ना, पोषण है, श्वसन है, ये सारे काम तो चलो आवश्यक है, लेकिन क्या जनन जीवित रहने के लिए आवश्यक है क्या, नहीं सर जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। जीवित तो वो भी रहता है जो जनन नहीं करता, जनन नहीं करता वो भी जीवित रहता है। और इस जनन की प्रक्रिया में, इस जनन की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा क्या लगती है, एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है। तो फिर ये कर क्यों रहे हैं, आओ देखते हैं। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा, ठीक है। लेकिन रोचक क्या होगा मैंने तो पहले ही बता दिया तुम्हें। चलो आओ, इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं, क्या करते हैं, जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। भाई कोई आदमी दिख रहा है, कोई भी जीव दिख रहा है, तो वो क्यों दिख रहा है, जनन की वजह से। सर जनन की वजह से कैसे दिख रहा है, हमें तो प्रकाश की वजह से दिख रहा है। अरे मेरे भाई जनन की वजह से इसलिए, जैसे मान लो कि अब जैसे मान लो कि आपके परिवार में कोई है, ठीक है, उसके बच्चे ही नहीं हो रहे, मतलब वो जनन मतलब जनन की प्रक्रिया के दौरान उसके बच्चे ही नहीं हो रहे, क्या तुम उसके आने वाली पीढ़ियों को देख पाओगे क्या। तुम आने वाली पीढ़ियों को यही तो कह के पुकारते हो कि यार ये उसका लड़का है, ये उसकी लड़की है, ये उसका वो है, ये उसका वो है। तो अब ये सारी चीजें कैसे होंगी, कैसे होंगी, भाई जनन से ही तो होगी। भाई जनन से ही तो पीढ़ी क्या बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, आगे। चलो तो अगर कोई अकेला जीव होता, क्या उसके मतलब उसके समान हमें कोई देखने को मिलता, क्या नहीं। दृष्टिगोचर का मतलब है मेरे भाई, दृष्टिगोचर का मतलब है जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है। आओ आगे बात करते हैं। किसी प्रजाति में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की विशाल संख्या ही हमें उनके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। तो जनन क्यों आवश्यक है, ताकि जो पीढ़ी है उनका अस्तित्व बना रहे, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही प्रजाति के सदस्य हैं, सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। क्या तुम्हारे साथ एक कुत्ता खड़ा करो और एक तुम खड़े रहो तो उसमें ये कहेंगे कि भाई ये मतलब क्यों कहेंगे कि ये इसका बेटा है या इसका ये है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि उनकी क्या है, उनमें समानता दिखाई देगी क्या, नहीं। लेकिन जब तुम तुम्हारे जैसा ही इंसान बगल में खड़ा रखोगे तो कोई कहेगा कि हाँ ये इसका है भाई, है ना, ये इसका क्या है, बेटा है, ठीक है, ये इसकी बेटी है, जो भी है, ठीक है। चलो सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं, क्या जीव जो है वो अपनी मतलब समान प्रकृति का करते हैं क्या, बताओ बताओ। तुम बोलोगे नहीं सर हमने एक चीज पढ़ी है कि डीएनए में समान होती है, शारीरिक संरचना समान नहीं होती। चलो आओ पढ़ते हैं। विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश्य, सदृश्य का मतलब है समान
प्रतीत होते हैं, शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। ब्लूप्रिंट का मतलब जैसे फोटोकॉपी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, जिसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। ये वाली चीज लिखाई है मैंने कि एक पेन ड्राइव की तरह होती है, जैसे कंप्यूटर में या फिर किसी फिल्म को जानकारी एनकोडेड होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में डीएनए होता है, जिसमें क्या होती है, हमारे शरीर को, हमारे जीवन चक्र का, हमारे जीवन के चलने का, ठीक है, वो सारा क्या होता है मेरे भाई, उसमें सारी चीजें क्या होती है, कोडेड होती है। चलो, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु निहित होती है। निहित का मतलब उसमें समाहित होती है, उसके अंदर होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी क्या होगी मेरे भाई, भिन्न होगी। क्या होगी, भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। तो मतलब डीएनए स्तर पर तो समान होगी भाई। जब लैंगिक जनन कर रहे थे तो उसमें डीएनए स्तर पर क्या हो रही थी, समानता हो रही थी, लेकिन शारीरिक स्तर पर समानता नहीं हो रही थी। क्या अलैंगिक जनन में हो रही थी क्या? तो हम बताएंगे कि हाँ सर, अलैंगिक जनन में पूर्ण समानता थी। क्या थी? पूर्ण समानता थी। चलो, अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं। कितनी प्रतिकृतियां बनती है? दो। तथा उनका एक दूसरे से अलग होना क्या है मेरे भाई, आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा। तो क्या होगा, क्योंकि दूसरी प्रकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी, इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। तो क्या होगा मेरे भाई, डीएनए जैसे जैसे बनेगा, डीएनए की जैसे जैसे प्रतिकृति बनती रहेगी, उसके साथ साथ क्या होगा, दूसरी जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण भी स्टार्ट रहता है, मतलब चालू रहता है। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है। विलग का मतलब अलग हो जाती है। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। अच्छा, एक कोशिका से दो कोशिका किसमें बन रही थी? अर्धसूत्री विभाजन में बन रही थी, समसूत्री विभाजन में? तो तुम बोलोगे गुरुजी समसूत्री विभाजन में हो रही थी। एक कोशिका से दो कोशिका समसूत्री विभाजन में हो रही थी। आ जाओ, यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, परंतु क्या वे पूर्ण रूप से समरूप है? बताओ, क्या वे पूर्ण रूप से समरूप है या नहीं है? तो आओ, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थता से संपादित होती है। यथार्थता का मतलब है शुद्धता के साथ, ठीक है, कि उनमें कोई भी त्रुटि ना हो। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नताएं आएंगी। तो मैंने लिखा था कि विभिन्नताएं कैसे आती हैं, तो विभिन्नताएं ऐसे आती हैं। परिणामतः बनने वाले डीएनए की प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होंगी। ठीक है, हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिका होती है वो क्या होती है, मर जाती है। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं उतनी उग्र नहीं होती। ठीक है, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है, लेकिन जैव विकास अब अपने क्या हो गया, सिलेबस में से हट गया है। हम क्या पढ़ते हैं, ओनली क्या पढ़ते हैं, अनुवांशिकता पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। विभिन्नता का महत्व देखते हैं मेरे भाई कि विभिन्नता का महत्व क्या है। मैंने देखो एक एक चीज तुम्हें लिखवाई है नोट्स में, है ना। तो देखो, अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीव की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति या स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध किससे है, जनन से है।
ठीक है, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्कापिंड का टकराना इसके क्या है कुछ उदाहरण हैं। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है, परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। ठीक है ना, जैसे जैसे परिवर्तन होगा ना मेरे भाई, मैंने क्या बताया था कि विभिन्न परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता क्या होती है उनके अंदर उत्पन्न होती है, पैदा होती है। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक ऊष्मीकरण जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं उसके कारण जल का तापमान बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे। क्या होंगे? मर जाएंगे। परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज उत्तर जीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं। ये बात मैंने लिखाई थी या नहीं लिखाई थी? तुम बोलोगे हाँ सर लिखाई थी। मैंने एक एक चीज अच्छे तरीके से समझाई है, अच्छे से तरीके से तुम्हें लिखाई है। सारी चीजें जो इस किताब में है वो सारी की सारी चीजें लाइन टू लाइन मैंने जितना हो सकता है मैंने उतना कवर किया है। ठीक है, फिर भी कोई चीज रह जाती है तो हम देख लेंगे। देखो डीएनए प्रतिकृति में प्रजनन में क्या महत्व है, तो आप बताओगे कि प्रजनन में क्या महत्व है। ठीक है ना मेरे भाई, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है ये तुम बताओगे। ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा मेरे भाई। ये प्रश्न है आज के, ये पहला प्रश्न ये रहा। दूसरा प्रश्न, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? बताओ। स्पीसीज के लिए तो क्या है? आवश्यक है भाई। जीवों में जो विभिन्नता है वो स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्यों नहीं है? ठीक है, आ जाओ आगे। ये दो प्रश्न हो गए, ये दो प्रश्न तुम्हें करने हैं, दो प्रश्न तुम्हें करने हैं। एकल जीवों में प्रजनन की विधि, एकल जीवों में प्रजनन की विधि। ठीक है, देखो 100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी घोल लीजिए। एक परख नली में इस विलियन का 20 ml घोल लेकर उसमें एक क्या कर दीजिए, एक चुटकी यीस्ट या पाउडर, यीस्ट पाउडर डाल दीजिए। परख नली के मुंह को रूह से ढक दीजिए, किसी गर्म स्थान पर रखिए। 1 या 2 घंटे पश्चात परख नली से यीस्ट संवर्धकी एक बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कवर स्लिप की रखिए। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब देखो ये तो अपना परीक्षण है। ठीक है, चलो। डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नम तथा अंधेरे स्थान पर रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइस की सतह का क्या कीजिए, निरीक्षण कीजिए। आपने 1 सप्ताह के परीक्षण कॉपी में रिकॉर्ड कीजिए। रोज देखना है भाई, 1 सप्ताह तक देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यीस्ट की वृद्धि एवं दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में देखना है, यीस्ट में भी देखना है और ये जो दूसरा ब्रेड का लिया था इसमें भी देखना है कि किस तरीके से कवक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और इनमें क्या क्या अंतर हो रहा है। इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जाने कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक विकल्प पर निर्भर करती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं विखंडन। क्या बात करते हैं मेरे भाई? विखंडन की। किसकी बात करेंगे? विखंडन की। ठीक है, आ जाओ। एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके, ध्यान से समझ लेना। क्या समझ लेना कि किसमें होता है? एक कोशिक जीवों में होता है मेरे भाई। किसमें होता है? एक कोशिक जीवों में। किसमें होता है? एक कोशिक जीवों में। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। ये मैंने नोट डलवा कर लिखवाया था कि अमीबा में जो विभाजन है, अमीबा में जो विभाजन है या विखंडन है वो किसी भी तल से हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन किसमें नहीं होता? बताओ किसमें नहीं होता? तो अभी देखते हैं अपन। अमीबा की स्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परीक्षण कीजिए। इस प्रकार अमीबा के द्विखंडन की स्थायी स्लाइड की परीक्षण कीजिए। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कीजिए। परंतु कुछ एक कोशिक जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः काला जार के रोगाणु, लेशमानिया में कोशिका के, ध्यान से समझ लेना कि लिस्मेनिया किसका उदाहरण है, मतलब किसका रोग वाहक है मेरे भाई? कालाजार का। किसका है? कालाजार का। तो कालाजार का रोगाणु कौन हो जाएगा? लिस्मेनिया। लिस्मेनिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। तो लिस्मेनिया में कहां होता है? एक निर्धारित तल से होता है। ये चीज लिखवाई है मैंने लिखवाई है कि अमीबा में विखंडन, नोट डलवा कर लिखवाया था कि अमीबा में विखंडन किसी भी तल से हो सकता है, लेकिन लिस्मेनिया में जो तल, मतलब जो क्या होगा मेरे भाई? विखंडन होगा। ठीक है, जो विखंडन होगा वो कैसा होगा मेरे भाई? निर्धारित तल से होगा, एक निश्चित तल से होगा। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम।
जैसे अन्य एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुखंडन। तो विखंडन के दो प्रकार कौन कौन से, पहली बात तो ये कि एक कोशिकीय जीवों में होता है, किसमें होता है मेरे भाई, एक कोशिकीय जीवों में होता है। दूसरा कि विखंडन के कितने प्रकार, तो हम बोलेंगे दो प्रकार, एक है द्विखंडन और दूसरा क्या है, बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होगा, दो भागों में, बहुखंडन में क्या होगा, बहुत सारों में। द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में हो गया, लिस्मेनिया में हो गया। नोट डालकर हमने लिखवाया था कि अमीबा में जो विखंडन होता है, अमीबा में जो क्या होता है मेरे भाई, विखंडन होता है, वो क्या होता है, किसी भी तल से हो सकता है। लेकिन लिस्मानिया में क्या होगा मेरे भाई, जो विखंडन होगा वो एक निर्धारित तल से होगा। किससे होगा, निर्धारित तल से होगा। ठीक है, आओ जैसे अनेक, अब देखो ये सारे सारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमीबा में विखंडन हो रहा है, अमीबा का विखंडन होकर हमारे पास दो अमीबा बन गई। ये था हमारा लिस्मेनिया। लिस्मेनिया में तुम्हें देखो यहाँ एक कोड़े जैसी आकृति दिख रही होगी इस तरीके से, ब्लैक वाली। नहीं दिख रही है तो लो मैं दिखा देता हूं, देखो क्या ये लो, देखो मेरे भाई यहाँ पे इस तरीके से, देखो यहाँ पे इस तरीके से तुम्हें ये कोड़े जैसी आकृति दिख रही होगी, कोड़े जैसी, कोड़े जो मारते हैं ना, कोड़े मारते हैं, तुमने देखा होगा पहले फिल्मों में, है ना। इस तरीके से कोड़े जैसी क्या दिख रही है तुम्हें, आकृति दिख रही है। यहाँ पे भी इस तरीके से कोड़े जैसी आकृति दिख रही है तुम्हें, ठीक है ना। ये क्या है मेरे भाई, कोड़े जैसी आकृति दिख रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से दूसरा, यहाँ पे पहले एक ही था लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, दूसरा भी कोशिका में, दूसरा भी क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। देखो यहाँ पे लिस्मेनिया में क्या हो रहा है, इस तरीके से नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, नई कोशिकाओं का क्या हो रहा है, निर्माण। ठीक है ना, ऐसे देखो यहाँ पे इसमें और बड़ी बन गई इस तरीके से, ठीक है। और ये बाद में जाके इस तरीके से दूसरी ही बन गई, है ना, ये दूसरी ही बन गई मेरे भाई, ये दूसरी ही बन गई। और आगे जाके ये दो भागों में देखो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर बोल दो, क्या बोल दो, ऊर्ध्वाधर, मतलब एक निश्चित तल से होता है। क्या होता है मेरे भाई, एक निश्चित तल से। ठीक है ना, इस तरीके से दिख रहा है सभी को, दिख रहा है। पहले तो देखो ये इतना ही था, इस तरीके से था, ठीक है, पहले ये अकेला ही था, फिर दो में हुआ, फिर इस तरीके से ज्यादा। तो ये क्या हुआ, एक निश्चित तल से हुआ, किसमें है, लिस्मेनिया में। ये प्लाज्मोडियम का मैंने तुम्हें बनवाई दिया था, बताओ, बनवा दिया था ना प्लाज्मोडियम का, इसमें हमने इस तरीके से बनाया था। इसमें क्या हो रहा है, बहुखंडन हो रहा है। तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, ठीक है, लिस्मेनिया में द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन। कैसे पाया जाता है, इसमें एक निश्चित तल से होता है, इसमें किसी भी तल से हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। पढ़ा दिया ना मेरे, देखो दूसरी ओर यीस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 7.1 में देख चुके हैं। यीस्ट में क्या होगा मेरे भाई, यीस्ट में क्या होगा, मुकुलन होगा। क्या होगा, यीस्ट में मुकुलन। अच्छा, मुकुलन है क्या चीज, तो पहले अभी खंडन पढ़ लेते हैं। हमने विखंडन पढ़ा है, अब खंडन पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो मेरे भाई, ये बहुकोशिक जीवों में होता है और वो किसमें हो रहा था, एक कोशिक जीवों में। तो खंडन में क्रियाकलाप 7.4, किसी झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो, उसके और जिसमें तंतु के समान संरचनाएं हो, उससे कुछ जल क्या कर दीजिए, एकत्र कीजिए। एक स्लाइड पर एक अथवा दो तंतु रखिए, ठीक है। इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। क्या आप स्पाइरोगायरा तंतुओं में विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं, बताओ क्या पहचान सकते हैं क्या, चलो देखते हैं। सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। ध्यान से समझ लेना, ये खंडन किसमें होगा, बहुकोशिक जीवों में, और विखंडन किसमें होगा, एक कोशिक जीवों में। देखो सारी चीजें जो मैंने नोट्स में लिखवाई है वो यूं की यूं है, ठीक है ना, यूं की यूं है। लेकिन मैं एक बार देखो फिर से तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं, ये समझ लेना, या फिर मैं बोल रहा हूं किताब का रिवीजन करा रहा हूं, किताब पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बुक रीडिंग चल रही है आज, तो देखेंगे। देखो उदाहरणतः स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव व्यष्टि में, जीव का मतलब क्या है, व्यष्टि, और व्यष्टि का मतलब भी क्या है, जीव, इनमें विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 7.4 के परीक्षण के आधार पर हम इसका कारण खोज सकते हैं, परंतु यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों है, इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र नहीं है, ठीक है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं तथा ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक है। अतः बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। क्या होती है, अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है।
बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों के जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। ठीक है, आ जाओ। खंडन पढ़ लिया हमने। खंडन किसमें होगा? स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा क्या है मेरे भाई? जब भी कोई गहरा जल देखेंगे उस गहरे जल में तुम्हें हरे क्या होंगे? हरे घास के तंतु से दिखाई दे रहे होंगे। वो हरे घास के तंतु क्या है? स्पाइरोगाइरा है। हम उनको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, और उनका अवलोकन करेंगे और उसके बाद में हम बताएंगे कि किस तरीके से इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, चलो। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, आओ देखो इसमें क्या होता है मेरे भाई। इसमें मैंने तुम्हें बताया था भाई कोई भी जीव है वो अपने किसी भी भाग से कट जाता है तो उसका पूरा शरीर क्या हो जाता है? दोबारा निर्मित हो जाता है। ठीक है, देखो पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है, क्षत विक्षत का मतलब है अगर वो कहीं से क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है, कहीं से डैमेज हो जाता है, कहीं से टूट फूट जाता है, किसी से कट जाता है, ठीक है, अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरणतः हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, यह पुनरुद्भवन कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है। इस पुनरुद्भवन को ही पुनर्जनन कहते हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। ठीक है, यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है जिसे हम क्या कहते हैं? परिवर्धन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो परिवर्धन किसे कहते हैं? तो देखो मेरे भाई कोशिकाओं के समूह से लिखेंगे, कोशिकाओं के एक समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे देखो यहाँ पे मेरे भाई ये परिवर्धन अपन ने नहीं लिखवाया कि परिवर्धन क्या होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे? देखो यहां से लिखेंगे कोशिकाओं के यहां पे लिखेंगे कोशिकाओं के किसी समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से एवं क्रम से होता है जिसे हम परिवर्धन कहते हैं। तो हम यहां तक लिखेंगे मेरे भाई, कहां से? यहां। ठीक है, परिवर्धन किसे कहते हैं? तो परिवर्धन की परिभाषा ये हो गई, कोशिकाओं के समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है जिसे हम क्या कहते हैं? परिवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है, इसका मुख्य कारण है। ठीक है मेरे भाई, पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है, इसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी जीव को काट दिया तो हमें नया जीव बन जाएगा, नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके से, गुरुजी ये क्या है? शकरकंदी। अरे शकरकंदी नहीं है नालायक, ये शकरकंदी नहीं है, ये प्लेनेरिया है। क्या है? प्लेनेरिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया? इसके 3 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 3 टुकड़े कर दिए, तो 1 2 3। अब देखो ये वाला तो ये रहा, ये वाला ये रहा, और ये वाला ये रहा। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं कि कटे हुए भाग का, अगर देखो ये इसका बीच का है तो ये ऊपर का और नीचे का बना लेगा, ये ऊपर ही ऊपर का है तो ये नीचे का बना लेगा, ये नीचे नीचे का है तो ऊपर का बना लेगा। इस तरीके से ये क्या कर जाएंगे मेरे भाई? इस तरीके से ये तीनों अपने अपने अलग जीव बना लेंगे। मतलब कि एक जीव से कितने जीव बन जाएंगे? 3 जीव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 3 जीव बन जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत? चलो एक परिवर्धन की परिभाषा लिख लेंगे ओनली। ठीक है ना, किसकी परिभाषा लिख लेंगे? परिवर्धन की। ठीक है, परंतु अब देखो यहां पे तो हो गया ना, चलो मिटा दो इसको। चलो मुकुलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मुकुलन की। देखो हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि
करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। देखो इस तरीके से यहाँ एक छोटा सा मुकुल आया है ना। चलो देखो यहाँ पे इस तरीके से क्या आया मेरे भाई, यहाँ पे देखो मेरे भाई इस तरीके से छोटा सा उभार आया है उभार। देखो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, हो रहा है बड़ा। आगे जाके देखोगे कि ये तो बहुत बड़ा हो गया। जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो गया मेरे भाई तो ये इसको क्या कर देगा, अलग कर देगा। ये यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई, अलग हो जाएगा। जब ये अलग हो जाएगा तो बताओ ये जीव बनेगा नहीं बनेगा अलग से, इसके जैसा ही समान जीव बना है नहीं बना, तुम बोलोगे हाँ सर बना है। किसके द्वारा बना है, मुकुल के द्वारा। मुकुल का मतलब क्या होता है, उभार। क्या होता है, उभार। उभार का मतलब है मेरे भाई इस तरीके से, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है चलो आगे देखें, आगे देखें मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं। चलो अब आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में देखो मेरे भाई इसमें क्या करते हैं हम, पहली बात तो किसमें होता है बताओ, जीवों में होता है क्या। तुम बोलोगे नहीं सर ये तो किसमें होता है ओनली, ये ओनली गुरुजी पौधों में होता है। कायिक जनन किसमें होता है बताओ, किसमें होता है कायिक जनन। तुम बोलोगे गुरुजी ये तो पौधे में ही होता है कि नहीं होता, होता है सर। तो देखो ऐसे बहुत से पौधे हैं जिसमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, परंतु जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। परतन, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके कुछ उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के क्या होते हैं, समान होते हैं। मैंने कायिक प्रवर्धन के लाभ थे जो मैंने लिखवाए हैं। ठीक है चलो एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए, क्या इसमें कुछ गर्त दिखाई देते हैं। गर्त का मतलब है गड्ढे, छोटे छोटे से गड्ढे दिखाई देते हैं ना उसमें। हाँ आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में तो यह गर्त हो और कुछ में नहीं हो, कुछ तो बिल्कुल प्लेन हो और किसी में क्या हो, गड्ढे पड़ रहे हो। गर्त का मतलब है गड्ढा। ठीक है गड्ढा पड़ना होना। एक ट्रे में रुई की पतली परत बिछाकर उसे गीला कीजिए। कलिका मतलब गर्त वाले टुकड़ों को एक और तथा बिना गर्त वाले टुकड़ों को दूसरी ओर रख दीजिए। ठीक है आगे देखिए, अगले कुछ दिनों तक इन टुकड़ों में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। ध्यान रखिए कि रुई में नमी बनी रहे, रुई में नमी बनी रहने देनी है। ठीक है वे कौन से टुकड़े हैं जिनसे हरे प्ररोह तथा जड़ विकसित हो रहे हैं, तो गड्ढे वाले जो होंगे उनसे क्या हो जाएंगी, जड़ें विकसित हो जाएंगी। देखो कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती, ऐसी पत्ती होती है, पत्ती पे देखो इस तरीके से क्या होने लग जाते हैं, मतलब इसमें भी क्या होने लग जाते हैं, इस तरीके से उभार आने लग जाता है। इस तरीके से मतलब क्या होने लग जाता है मेरे भाई, पौधे उगने लग जाते हैं। ठीक है इसी प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। क्या हो जाती है, नए पौधे में विकसित हो जाती है। आगे देखिए एक मनी प्लांट लीजिए, इसमें इसे कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती अवश्य हो। दो पत्तियों के मध्य वाले भाग के कुछ टुकड़े काटिए, सभी टुकड़ों के एक सिरे को जल में डुबो कर रखिए तथा अगले कुछ दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए, कौन से टुकड़ों में वृद्धि होती है तथा नई पत्तियां निकली हैं। ठीक है आगे देखिए आप अपने परीक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है आ जाओ, ऊतक संवर्धन। किसकी बात करेंगे, ऊतक संवर्धन की। देखो क्या कहना चाह रहा है, ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिका के पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं जिसे कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कैलस। तो इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये मैंने कैलस नहीं लिखवाया है। ठीक है चलो यहीं से लिखेंगे मेरे भाई और कैलस तक लिखेंगे। ठीक है कैलस तक लिखेंगे कि ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक तथा उसकी कोशिकाओं के पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर
अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं, पौधों को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। तो कैलस किसे कहते हैं, ये चीज भी याद रखनी है। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान का मतलब है जो बढ़ रहा है, उसके भाग से पृथक करके नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक छोटी कोशिकाओं का समूह बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कैलस कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, बीजाणु समासंग। क्या बोलेंगे, बीजाणु समासंग। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 7.2 में ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। ठीक है, जब तुम ब्रेड वाला देखा था ना, ब्रेड और यीस्ट का, तो उसमें देखोगे कि कुछ धागे जैसी संरचना बन गई है। यह राइजोपस का कवक जाल है। यह जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। यह गुच्छ बीजाणुधानी है, जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बीजाणु का क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। ठीक है, नम सतह के संपर्क में आने पर यह वृद्धि करने लग जाते हैं। ये राइजोपस का चित्र है, जो कि मैंने तुम्हें बनवाया था। किस तरीके से बीजाणु, देखो यहाँ पे इस तरीके से, अपन ने इधर लिखे, बस ओनली उल्टा बना लिया था, तो चित्र वही है ना, चित्र वही है मेरे भैया ना। चलो, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करते हैं, नम सतह के संपर्क में आने पर ये वृद्धि करने लग जाते हैं। अब तक जनन की जिन विधियों को हमने चर्चा की है, उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा हो रहा है। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। क्या इनमें कोई दूसरा और जीव भी भाग ले रहा था कि इनके साथ साथ? तुम बोलोगे नहीं सर, कोई भी जीव भाग नहीं ले रहा था। ये तो बेचारे अकेले ही क्या कर रहे थे, अकेले ही क्या हो रही थी इनकी, अकेले ही नए जीव का जनन कर रहे थे। इसलिए ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। आगे आ जाओ। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो द्विखंडन में क्या होता है कि भाई एक कोश, मतलब द्विखंडन में क्या होता है कि जो भी जीव होता है वो एक क्या करता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं द्विखंडन। बहुखंडन में क्या होता है, बहुत सारों में हो जाता है। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? तो बीजाणु से बताएंगे, बीजाणु समासंग वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, ये बताना है। ठीक है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? ऐसा क्यों है कि ये दोबारा पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? तो क्योंकि इनमें विशिष्ट कोशिकाएं होती है मेरे भाई। क्या होती हैं, विशिष्ट कोशिकाएं। ठीक है, चलो। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है तो उसमें लिखेंगे मेरे भैया ना, कुछ पौधों को उगाने के लिए। तो जो कायिक प्रवर्धन के लाभ थे वही इसका उत्तर हो जाएगा। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो डीएनए प्रतिकृति में जनन का महत्व, जो मैंने हेडिंग लिखवाई थी नोट्स में, डीएनए प्रतिकृति में जनन का महत्व, वो यहां पर लिख देंगे। डीएनए प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है, वो इसका आंसर है। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, लैंगिक जनन। देखो, हम जनन की उस विधि से भी परिचित है जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यष्टि एकल जीव, दो व्यष्टि का मतलब है मेरे भाई दो जीव। ठीक है, यहाँ पे एकल जीव गलत लिख रखा है, एकल जीवों गलत लिख रखा है, यहाँ पे दो जीव होंगे। ठीक है ना, एकल जीवों, दो व्यष्टि का देखो दो जीव। ठीक है, तो एकल जीवों की नहीं है, दो जीवों की भागीदारी होती है। न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है, भाई ऐसा थोड़ी बैल है वो अकेला बच्चा पैदा कर देगा, भाई गाय होगी और बैल होगा, जब उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन होगा, फिर उनके द्वारा युग्मनज बनेगा, तब जाके क्या होगा, बछड़ा बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई जो बैल है वो अकेला ही बछड़ा पैदा कर देगा, तो ऐसा नहीं है। क्या गाय अकेले पैदा कर देगी क्या? तो तुम बोलोगे नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। तो वो तो गाय और बैल जब मिलेंगे तो ही बछड़ा पैदा होगा। ठीक है, चलो। और नहीं एकल मुर्गी से चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में, ध्यान से समझेंगे, ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है? क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसकी सीमाएं तो देख ली, अब हम देखते हैं इसकी। ठीक है, तो लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? तो लैंगिक जनन के लाभ मैंने लिखवाया था, लैंगिक जनन के लाभ।
एक हेडिंग लिखवाई थी, वही चीजें इसमें लिखी हुई है, देखना आगे देखो। एकल या पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है, ठीक है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत हैं। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीसीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। तो जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है मेरे भाई? जनन आवश्यक है। क्या है? जनन आवश्यक है। अच्छा, विभिन्नता क्यों आती है? तो विभिन्नता आती है मेरे भाई त्रुटियों के कारण। किसके कारण? भाई जो भी प्रक्रम है, ये सारा जो हो रहा है, ये क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रम है। क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रम। तो इस जैव रासायनिक प्रक्रम के दौरान क्या होता है? इस जैव रासायनिक प्रक्रम के दौरान कुछ त्रुटियां आ जाती हैं और इन त्रुटियों के कारण ही जीवों में क्या आ जाती है? विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। ठीक है, मतलब अधिक विभिन्नता के लिए कौन सी? तो मेरे भाई लैंगिक जनन। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती तो बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती। परिणामतः कोशिका की मृत्यु हो जाती। अतः परिवर्त उत्पन्न करने के प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है? प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती है। ठीक है मेरे भाई, ये सारी चीजें जो लैंगिक जनन के लाभ है ना, वो ही इसमें है। ठीक है, या तो तुम इतना पढ़ लो या फिर जो नोट्स वाली चीज पढ़ लो। ठीक है, अभी हम बुक रीडिंग कर रहे हैं इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, चलो देखो। ठीक है, अतः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफी भिन्न होंगे, क्योंकि यह सभी विभिन्नताएं जीवित व्यष्टि में पाई जा रही है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह विभिन्नताएं हानिकारक नहीं है। दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं। अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो विभिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। देखो, एक तो तुम्हारे माता का डीएनए होगा, एक तुम्हारे पिता का डीएनए होगा। जब वो दोनों डीएनए मिलेंगे, समाहित का मतलब क्या है? एक दूसरे में जुड़ेंगे। जुड़ेंगे मतलब एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे या समाहित हो जाएंगे या मिल जाएंगे, उनको बोलते हैं समाहित। ठीक है, परंतु इससे एक और समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दुगनी होती जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की संभावना अधिक है। देखो, यहाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? देखो समझो। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे, मतलब ऐसे डीएनए जुड़ते रहेंगे, ऐसे डीएनए जुड़ते रहेंगे, तो डीएनए में जैसे तुमने देखा होगा भाई, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 36 या 38, 34, 32, कितने होते हैं बताएंगे? सभी कमेंट करेंगे एक बार। तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि कितने भी मैं मान के चल रहा हूं, मैं बता नहीं रहा रियल में, तुम बताओगे कमेंट करके कि 36 होते हैं, 38 होते हैं, 32 होते हैं, 34 होते हैं। ठीक है, ठीक है ना? चलो अब देखो कितने होते हैं वो तुम बताओगे। कितने जोड़े होते हैं? 21 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े होते हैं, जो भी होते हैं वो तुम बताओगे। 42 होते हैं, 44 होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है ना? अब तुम ये मत बोलना गुरुजी गलत ऑप्शन दिए थे। तुम्हारा जो मन है ना वो बताना, ऑप्शन पे मत जाना। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्रोमोसोम में मतलब कितने, मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है ना? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब मेरे भाई जब ये डीएनए बनेंगे तो गुणसूत्र भी जुड़ेंगे। तो अब माता के गुणसूत्र और पिता के गुणसूत्र अगर ये सारे जुड़ते रहेंगे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दुगनी हो जाएगी। मेरे भाई जैसे मान लो मेरे माता में, मतलब मान लो मैं मान रहा हूं 21 जोड़ी है, पापा में भी 21 जोड़ी है, तो 21 और 21 जोड़ी मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 42 जोड़ी हो जाएंगे। मतलब कि गुणसूत्र कितने हो जाने चाहिए थे? 84, लेकिन वो तो मेरे अंदर कितने हैं? मेरे अंदर कितने हैं? तुम बोलोगे गुरुजी आपके अंदर भी 21 जोड़ी होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? 21 जोड़ी है, 22 जोड़ी है, 23 जोड़ी है, जो भी है। तो तुम मुझे ये बताओ कि ऐसा हो क्यों रहा है? डीएनए का युग्मन क्यों नहीं हो रहा? डीएनए जुड़ क्यों नहीं रहा? गुणसूत्र बढ़ क्यों नहीं रहे? जब इन्होंने बोला है कि जब दोनों की जो मतलब माता है और पिता है, उन दोनों के डीएनए क्या हो रहे हैं? समाहित हो रहे हैं एक दूसरे में, तो डीएनए जुड़ना भी तो चाहिए। डीएनए जुड़ेगा तो गुणसूत्रों की संख्या भी बढ़ेगी। अगर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेगी तो वो तो जोड़े में ही ज्यादा हो गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मैं, मतलब मेरे माता पिता से मैं पैदा हुआ हूं, तो मेरे अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या 21 ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? 21 जोड़ी है, तो 21 जोड़ी क्यों है?
क्यों है मेरे भाई 21 जोड़ी, तो वो चीज भी अब देखो यहां समझ में आएगा, ठीक है ना, यहां समझने की चीज है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दुगनी होती जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना है। इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं, आओ। यहां पे लिखा हुआ है कि हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा, जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिका की परत होती है, जिसमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आदि होती है। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन के द्वारा युग्मनज मतलब जायगोट बनाती है, तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। समझ में आया क्या होगा, कैसे समझ में आया पता है तुम्हें? देखो जो लैंगिक जनन होगा इसमें कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन अलैंगिक जनन में और अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन में। अब देखो जैसे मान लो माता के 21 जोड़े, माता के 21 जोड़ी गुणसूत्र और पिता के 21 जोड़ी गुणसूत्र, लेकिन जब ये होंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, इन दोनों के जब मिलेंगे तो जायगोट बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, जायगोट का निर्माण होगा। तो क्या होगा, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो 21 जोड़ी गुणसूत्र थे, अब जो 21 जोड़ी का मतलब है 42, तो 42 गुणसूत्रों का जब आधा करेंगे, आधा अर्धसूत्री विभाजन जब करेंगे, हाफ करेंगे उसका, तो कितना रह जाएगा, ओनली 21 रह जाएगा। अब तो 21 माता के और 21 पिता के, 21 माता के और 21 पिता के, तो टोटल कितने हो गए, 42। लेकिन अब जोड़ी में पूछेंगे तो 21। इसलिए मेरे माता पिता के जब गुणसूत्र मिले हैं, मेरे माता पिता के गुणसूत्र तो मिले हैं, लेकिन उनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन होकर ही क्या हो गया, मेरे अंदर भी 21 जोड़ी गुणसूत्र ही रह गए। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेंगे, लैंगिक जनन में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। चलो आगे देखते हैं। यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्तन द्वारा नए जीवों में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्राय 2 जनन कोशिकाओं या युग्मकों की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता। ठीक है, अथवा ये समाकृति भी हो सकते हैं, परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल हो जाता है, ठीक है, जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती है। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है, उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है। जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं गतिशील होती है। तो गतिशील जनन कोशिका को क्या बोल रहे थे हम, शुक्राणु, और जिसमें भोजन का पर्याप्त भंडार होता है उसको क्या बोल रहे थे, अंडाणु। तो ध्यान से समझ लेंगे, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं, और नर युग्मक क्या है मेरे भाई, शुक्राणु, नर युग्मक। तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन 2 प्रकार के युग्मकों के सृजन की आवश्यकता ने नर एवं मादा व्यष्टियों मतलब जनकों में विभेद उत्पन्न किए हैं, तथा कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी दृष्टिगोचर होता है, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आ जाओ, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प उगते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। तो ध्यान से समझेंगे कि पुष्पों में भी क्या मादा और नर होते हैं, क्या मादा जननांग और नर जननांग होते हैं क्या, हाँ होते हैं। अगर पुष्प में मादा जननांग है तो उसको हम बोलते हैं स्त्री केसर, और अगर उसमें क्या है मेरे भाई पुंकेसर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब नर जननांग है, अगर नर जननांग है तो उसको हम बोलेंगे पुंकेसर। ठीक है, स्त्री केसर और पुंकेसर। आ जाओ, आवृत बीजी जिनको हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। ठीक है, तो जननांग का होंगे मेरे भाई, जो आवृत बीजी हैं, एंजियोस्पर्म है, उनके जननांग का होंगे पुष्प में स्थित होंगे। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं, बाह्यदल, दल, पंखुड़ी। ठीक है ना, तो देखो बाह्यदल का मतलब है जो ये बाहर नीचे की तरफ जो तुमने फूल तोड़ा होगा तो उसके नीचे तुमने हल्का सा मतलब हरा हरा कवर देखा होगा, उस हरे हरे कवर को बोलते हैं बाह्यदल। क्या बोलते हैं, बाह्यदल बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, बाह्यदल। ठीक है, और जो बाहर उसकी पंखुड़ियां होती हैं उनको बोलते हैं अपन क्या, दल। क्या बोलते हैं, दल। ठीक है, आ जाओ, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग है जिसमें जनन कोशिकाएं होती हैं। इनमें क्या होती है, जनन कोशिकाएं होती हैं। पंखुड़ी एवं बाह्यदल के क्या कार्य हो सकते हैं, पंखुड़ी और बाह्यदल के क्या कार्य हो सकते हैं बताओ। चलो
ये है पुष्प की अनुदैर्घ्य काट, ठीक है। इसमें देखेंगे मेरे भाई, यहां देखेंगे कि ये क्या है, परागकोश है, ये तंतु है, ये जो ब्लैक ये जा रहा है ना मेरे भाई, ये इस तरीके से जो नली सी जा रही है, ये है क्या हमारे पास तंतु। ये क्या है, जो ये फूल जो कली दिख रही है वो क्या है अपने पास, पंखुड़ी, जिसको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। ये बाह्यदल हो गया। ये जो ये बीच में जो मध्य भाग है, मध्य भाग जो क्या है वो क्या है, अंडाशय है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो नली सी जा रही है इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, स्त्री केसर का भाग है ना, तो इसको बोलेंगे वर्तिका। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा है वर्तिका का, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। आगे आ जाओ, देखते हैं मेरे भाई, क्या वर्तिकाग्र बोलते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी, जैसे कि पपीता और तरबूज, ठीक है। तो एक लिंगी पुष्प कब कहलाएगा, जब या तो नर हो या मादा जननांग हो, ठीक है, या तो स्त्रीकेसर हो या पुंकेसर हो, दोनों में से कोई सा भी एक रहेगा तो हम बोलेंगे एक लिंगी पुष्प। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसको बोलते हैं गुड़, मतलब उसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी या उभयलिंगी। कौन कौन से, गुड़हल और सरसों, ये दोनों उदाहरण याद रखने हैं मेरे भाई। गुड़हल और सरसों द्विलिंगी है, मतलब उभयलिंगी है, और तरबूज और पपीता क्या है मेरे भाई, एक लिंगी पुष्प है, ठीक है। आ जाओ, पराग कण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। क्या लग जाता है, पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। स्त्री केसर जो है वो पुष्प के केंद्र में, मतलब पुष्प के बीच में स्थित होता है, तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। यह 3 भागों से बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है, मध्य में लंबा भाग वर्तिका है, तथा शीर्ष पर जो भाग है वो वर्तिकाग्र है, जो प्राय चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। पराग कण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका, जो कि मादा युग्मक है, उससे संलयित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है, जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। अतः पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि पराग कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प पर स्थानांतरित होता है तो उसे पर परागण, मतलब उसे स्वपरागण कहते हैं। देखो भाई, पराग कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प पर, देखो पराग कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। अगर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो रहा है तो क्या होगा, स्वपरागण। अगर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र, मतलब वर्तिकाग्र पर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पर परागण। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहकों के द्वारा संपन्न होता है। देखो, पराग कणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए पराग कण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है मेरे भाई, बीजांड तक पहुंचती है। ये सारी प्रोसेस मैंने बताया था। चलो, निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, वर्तिकाग्र, पुंकेसर, वर्तिका प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ स्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? बताओ, तुमने देखा है कि मतलब कोई मतलब फल है और उसमें फूल भी लग रहा है, फल के फूल चिपक रहा है, ऐसे है क्या? नहीं। सोचिए, बीजों के बनने से पौधों को क्या लाभ है। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को हम अंकुरण कहते हैं। अंकुरण लिखवाया मैंने। अंकुरण क्या है मेरे भाई, और वो यहीं से लिखवाया था मैंने कि बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। ठीक है, देखो यहां समझेंगे। यहां इस तरीके से क्या हुआ मेरे भाई, परागकण थे ये परागकण इसके ऊपर आए, ये थी हमारी वर्तिकाग्र। क्या थी? वर्तिकाग्र। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब परागण होगा तो परागण के बाद में जो ये नर युग्मक वो आ गया, यहाँ पे ये नर युग्मक आ गया मेरे भाई। देखो यहाँ पे नर युग्मक आ गया है। देखो यहाँ पे क्या आ गया है, ये नर युग्मक आ गया है। ये क्या आ गया मेरे भाई, नर युग्मक आ गया। देखो यहाँ पे ये नर युग्मक आ गया। ये नर युग्मक क्या होगा, आते 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 और ये चला जाएगा यहाँ पे अंडाशय में। ठीक है, ये होगा अपने पास क्या, मादा युग्मक, और इसको बोल देंगे अपन क्या, अंडाशय। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो ये परागकण गया था,
ये जो नर युग्मक गया है, ये नर युग्मक जाकर यहाँ क्या हो जाएगा, निषेचित हो जाएगा, और यहाँ पे एक इस पर क्या बन जाएगी, एक कठोर कवर बन जाएगा, जिससे बीज का निर्माण होगा। बीज से फिर क्या बन जाएगा मेरे भाई, नया पौधा बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताओ। ये प्रोसेस भी मैंने समझा दिया। चलो आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 7.7, चने के कुछ बीजों को एक रात जल में भिगो दीजिए। भाई कुछ चने लेना, उनको भिगो देना। अधिक जल को फेंक दीजिए तथा भीगे हुए बीजों को गीले कपड़े से ढककर 1 दिन के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे कि बीज सूखे नहीं, बीजों को सुखाना नहीं है, ठीक है। चलो, बीजों को सावधानी से खोलकर उसके विभिन्न भागों का परीक्षण कीजिए। अब तुमने जो चने भिगोए थे उनको ले लेना और उनको खोल खोल के देखना। तुम देखोगे कि उसमें से एक छोटा सा इस तरीके से हरा सा पौधा का टाइप में निकल रहा है, किस तरीके से, मतलब अलग ही बीज टाइप में निकल गया है। अपने प्रेक्षण की तुलना 7.9 से कीजिए। क्या आप सभी भागों को पहचान सकते हैं क्या? तो आपको इस तरीके से जब ये देखोगे तुम, अंकुरण वाला है मेरे भैया ना, ये चित्र भी बना के देगा ना। इस तरीके से चना था, इस चने को इस तरीके से तोड़ोगे तो तुम देखोगे कि इस तरीके से एक थोड़ा सा डंठल सा निकल गया है। इस डंठल से कोई क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलेंगे? मूलांकुर बोलेंगे। मतलब मूल, मतलब इसको बोलेंगे कि ये अंकुरित है। क्या है ये? अंकुरित। और ये क्या है मेरे भाई? अंकुरण है। क्या है? अंकुरण। और ये जो इस तरीके से खोला था तो ये क्या हो जाएंगे? बीज पत्र हो जाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ये देखो, ये कहलाएंगे तुम्हारे बीज पत्र। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूं। इस तरीके से तुम्हारे पास चना है, क्या है? चने का बीज है। इस तो देखो, देखो चने को तुमने भिगो दिया तो इस तरीके से इसको हमने खोल के देखा तो ये इस तरीके से खुल के दिखा हमको। इस तरीके का ही दिखा हमें, इस तरीके का दिखा तो हमने इनको देखा तो इनको क्या बोलेंगे? इन वाले हिस्सों को, ये जो हिस्से हैं जो मैं ये ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे बीज पत्र। क्या बोलेंगे? बीज पत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीज पत्र बोलेंगे। अच्छा, बीज पत्र बोल देंगे। अब उसके बाद में देखो, इस तरीके से जो ये अंकुरित हुआ है ना, ये इस तरीके से तुम्हें दिख रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तुम बोलेगे हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो देखो, इसका ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे हम प्रांकुर। क्या बोलेंगे? प्रांकुर बोलेंगे। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अब चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट होती जा रही है, डिफिकल्ट होती जा रही है। तो अगर वो मान लो चित्र देके पूछ ले कि इसमें इस तरीके से, मान लो ये यहाँ पे प्रांकुर ने देकर इस तरीके से पूछ ले 1 नंबर, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा ये इस तरीके से, मान लो ये 2 नंबर, तो वो पूछ लेगा कि चित्र में 1 और 2 क्या है? चित्र में 1 व 2 क्या है? तो ध्यान से समझ लेंगे, चित्र में 1 व 2 क्या है मेरे भाई? तो एक का लिखेंगे प्रांकुर है और दूसरे का लिखेंगे मूलांकर है। क्या है? मूलांकुर। प्रांकुर का मतलब क्या है? भावी प्ररो। प्ररो का मतलब जो तना है, जो ये उग रहा है ना मेरे भाई, ये अंकुरण, अंकुरण जो हो रहा है, तो ये बड़ा होकर क्या बनेगा? बड़ा होकर ये वाला हिस्सा तो बनेगा मेरे भाई क्या? भावी प्ररो। प्ररो का मतलब ऊपर वाला हिस्सा बनेगा इस तरीके से, ठीक है। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, तो नीचे क्या होती है? जड़। तो इसको हम बोलेंगे भावी जड़। भावी जड़ का मतलब है इसका मूल है, इसलिए इसको मूलांकुर बोला है। इस अंकुर का क्या है? ये मूल है, जड़ है, तो इसको बोलेंगे मूलांकुर। क्या बोलेंगे? मूलांकुर बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोलेंगे? मूलांकुर। देखो अब की बार मान लो चेंज करके दे देता है, इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक एक प्रश्न को अच्छे से समझना है, एक एक प्रश्न को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं मानवों में लैंगिक जनन। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? मानवों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। कितना टाइम हो गया? चलो है देखता हूं। चलो पढ़ते हैं, जितना हो जाता है उतना तो करते हैं, ठीक है। मानव में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन, ठीक है। चलो कल पढ़े, देख लेता हूं एक बार। चलो ठीक है, कल करा देंगे इसको, ठीक है। बाकी के को कल करा देंगे। चलो आज के तुम पहले क्या करो, आज के 3-4 प्रश्न लिखो। आज के 3-4 प्रश्न लिखो, मैं लिखा देता हूं। आज के 3-4 प्रश्न लिखोगे और ये काम करना ही है मेरे भाई तुम्हें, ठीक है ना? ये काम तुम्हें करना ही है। चलो मैं इसको हटा देता हूं अब, और अपन क्या करते हैं अब इसको, अपन प्रश्न लिख लेते हैं अपने, ठीक है ना? 1 मिनट निकालता हूं भाई प्रश्न, 1 मिनट रुकेंगे।
चलो लिखो। लिखेंगे मेरे भाई, आज का प्रश्न लिखेंगे। अभी तो कराया ही नहीं मैंने तुम्हें। देखो, पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे इसमें पहला लिखेंगे नंबर 1 में लिखेंगे परिसंचरण तंत्र को समझाइए। तथा परिसंचरण व बंद परिसंचरण में अंतर भी बताइए। अंतर बताइए। ठीक है, अंतर भी, अंतर बताइए, ठीक है ना। अरे अंतर बताइए, कितने नंबर का है ये मेरे भाई 4 नंबर का है। ठीक है, कितने मिनट में बताना है, इसमें तुम्हें चित्र भी बनाना है मेरे भाई, है ना, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं इसके लिए 8 मिनट। कितना दे रहा हूं, 8 मिनट। ठीक है, नंबर का हो गया, मिनट का हो गया, और लाइन, लाइन तो तुम्हें मेरे भाई कम से कम 15 से 20 लाइन, ठीक है ना, 15 से तब 20 का मतलब हो गया 20, तब लिख देंगे 100 से 150 लाइन। ठीक है ना, 100 से 150 शब्द, मतलब 100 से 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे मिसेल विलियन में किस प्रकार बनते हैं, प्रकार बनते हैं, सचित्र समझाइए। 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, कितने मिनट में होगा ये होगा तुम्हारे 5 मिनट में क्वेश्चन करना है। 6 मिनट नहीं, ज्यादा हो गए 6, तो 5 में करना है, 5 मिनट में प्रश्न करना है। शब्द हो जाएंगे तुम्हारे पास 7 8 9 10, 10 लाइन में करना है, 10 से 12 लाइन में, तब 10 का मतलब हो गया 2 से 120 शब्द हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे मेरे भैया अब आप। लिखेंगे मादा हार्मोन व नर हार्मोन के नाम व कार्य लिखो। ठीक है, 3 नंबर का ही प्रश्न है। 10 मतलब 100 से 120 शब्दों में करना है। ठीक है, और इसके लिए तुम्हें लगेंगी 3 मिनट। ठीक है, कितने मिनट में करना है? 3 मिनट में करना है। ये तुम्हारे आज के 3 प्रश्न हो। ठीक है मेरे भाई, चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये वाली चीज है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, ये वाली चीज है जिसमें चैप्टर में दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे लिए एक मैराथन लेके आ सकूं जिसमें मैं तुम्हारे पूरी किताब का रिवीजन स्पीड से करा सकूं, और तुम उस चीज के लिए तैयार रहना कि भाई मैं उसमें रिवीजन ही कराऊंगा। समझाने का टाइम बहुत कम मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें होंगी जिन्हें मैं समझा भी रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से प्रश्न आएगा, किस तरीके से हमको हैंडल करना है, ये सारी चीजें भी मैं उसमें सिखा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये ठीक है, ये फ्लाइंग किस तुम्हारी।